प्यारे बच्चों, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुनील शर्मा, विज्ञान विषय का अध्यापक। तो अपना पाठ चल रहा था, पाठ नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ठीक है, कक्षा 9। तो इसमें अपना हमने पढ़ लिया था कि दूध से क्रीम को अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक करते हैं, और अपकेंद्रीकरण विधि के अनुप्रयोग रक्त व मूत्र जांच हेतु जांच प्रयोगशाला में, उसके अलावा डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालने में, उसके अलावा कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों, दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को का पृथक्करण। दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण। दो अघुलनशील द्रवों का पृथक्करण कि वो द्रव जो आपस में नहीं घुलते उनका पृथक्करण कैसे किया जाता है। तो देखिएगा, दो अघुलनशील द्रवों के पृथक्करण हेतु की पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? की पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, की पृथक्करण विधि का उपयोग। तो दो अघुलनशील द्रव कौन से हो गए? जैसे आप सामान्य जीवन में देखते हो, तेल और पानी आपस में नहीं घुलते और दोनों के दोनों द्रव है, तो ये क्या हो गए? अघुलनशील द्रव। तो क्रियाकलाप करके इसको देखते हैं। क्रियाकलाप ये हो गया बच्चों की पृथक्करण विधि का चित्र। ठीक है, ये ऊपर लगी होगी कीप। ठीक है, ये कीप लगी हुई है और यहाँ पे टोंटी लगी हुई है। ठीक है, ये क्या लगी हुई है? स्टॉप कारक। ठीक है, ये क्या है? स्टॉप कारक। ठीक है, ये क्या हो गया? स्टॉप कारक। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये स्टॉप कारक हो गया। अब क्या करते हैं इसमें? ये है कि पृथक्करण कीप। इसको क्या बोलते हैं? पृथक्करण कीप। इसमें बच्चों जल और केरोसिन तेल डालते हैं, तो दो परतें बन जाएगी। ये तो किसकी परत है? पानी की। पानी का घनत्व अधिक होता है और तेल का घनत्व क्या होता है? कम। ये तेल की। ठीक है, ये किसकी? तेल की परत होगी।
तो ऊपर वाली तो किसकी परत होगी, तेल की, और नीचे वाली परत किसकी होगी, पानी की। ठीक है, तो देखो हम एक पृथक्करण कीप के अंदर क्या लेते हैं, तेल और पानी का मिश्रण लेते हैं। तो तेल और पानी की पृथक पृथक परतें बन जाती है, तेल की परत ऊपर और पानी की परत नीचे। तो हम स्टॉप कारक की सहायता से, स्टॉप कारक की सहायता से जब नल ओपन करते हैं, शुरू करते हैं, तो यहाँ से जल है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उसको एक अलग पात्र में अपन इकट्ठा कर लेते हैं, और जब तेल बाहर निकलने लगे उससे पहले हम स्टॉप कारक की सहायता से वो नल क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, और इस प्रकार जल अलग हो जाता है और तेल क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो मिट्टी के तेल व जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालकर कुछ समय तक इसे शांत छोड़ देते हैं। मिट्टी के तेल व जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में, पृथक्करण कीप में डालकर कुछ देर इसे शांत छोड़ दें, डालकर कुछ देर इसे शांत छोड़ दें। ठीक है, कुछ देर इसे शांत छोड़ दें ताकि जल व तेल की पृथक पृथक परत तैयार हो जाए, ताकि जल व तेल की पृथक पृथक परत यानी अलग अलग परत तैयार हो जाए। ठीक है, पृथक्करण कीप के स्टॉप कारक को खोलकर, पृथक्करण कीप के ये स्टॉप कारक कीप के स्टॉप कारक को खोलकर, स्टॉप कारक को खोलकर सावधानी पूर्वक नीचे वाले जल की परत को निकाल लें। सावधानी पूर्वक नीचे वाली जल की परत को निकाल लें। व तेल नीचे पहुंचने पर स्टॉप कारक को बंद कर दें। बिल्कुल इजी सी विधि है, स्टॉप कारक को बंद कर दें। तो इस प्रकार जल व तेल क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। इस प्रकार दोनों अघुलनशील द्रवों तेल व जल को पृथक प्राप्त किया जा सकता है, पृथक प्राप्त किया जा सकता है, पृथक प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है।
अब इसके अनुप्रयोग क्या हैं? तो कीप पृथक्करण विधि द्वारा, कीप पृथक्करण विधि द्वारा, पृथक पृथक विधि द्वारा पृथक पृथक प्राप्त किया जा सकता है। तो कीप पृथक्करण विधि के अनुप्रयोग क्या हैं? दो अनुप्रयोग है मुख्यतः। सबसे पहले है बच्चों, तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, मिश्रण को पृथक करने में, पृथक करने में। और दूसरा है बच्चों, धातु शोधन में के दौरान लोहे को पृथक करने में, धातु शोधन यानी धातु का शुद्धिकरण करते हैं, उसमें धातु शोधन के दौरान, धातु शोधन यानी धातु का शुद्धिकरण के दौरान लोहे को पृथक करने में, लोहे को पृथक करने में। ठीक है, अब बात आ जाती है बच्चों सिद्धांत। इसका सिद्धांत क्या है? सिद्धांत, अमिश्रणीय द्रव अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग परतों के रूप में पृथक हो जाते हैं। अमिश्रणीय द्रव, तो तेल का घनत्व कम है तो वो ऊपरी परत में, और जल का घनत्व तेल से अधिक होने के कारण वो निचली परत में। ठीक है, अमिश्रणीय द्रव अपने घनत्व के अनुसार, द्रव अपने घनत्व के अनुसार, घनत्व के अनुसार पृथक पृथक परत में, पृथक पृथक परत में क्या हो जाते हैं? बंट जाते हैं, परत में बंट जाते हैं। ठीक है, तो ये कीप पृथक्करण विधि का क्या होता है सिद्धांत, कि अमिश्रणीय द्रव जो आपस में नहीं घुलते वो अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग परतों में क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं। तो आपने देखा, ये आप घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है बच्चों नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक करना। ठीक है, नमक और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसको साधारण भाषा में नौशाद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत रंग का चूर्ण होता है और सुनार की दुकान पे जो चांदी के आभूषण होते हैं उनमें पॉलिश करने के काम आता है नौशाद्र। श्वेत रंग का क्या होता है? चूर्ण। ठीक है, NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड रासायनिक नाम होता है। तो देखो नया अपना विधि है, उद्रव्यपातन है, उसको देखते हैं। नमक व नया टॉपिक है नमक, यानी NaCl व अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड जिसको साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? नौशाद्र। अमोनियम क्लोराइड यानी नौशाद्र, जिसका रासायनिक सूत्र होता है NH4 NH4, पानी चला गया यहाँ पे पसीना, NH4Cl। ठीक है, के मिश्रण का पृथक्करण, के मिश्रण का पृथक्करण, के मिश्रण का पृथक्करण। ठीक है, नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण
कैसे करते हैं? ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा करते हैं। तो नमक यानी NaCl व अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर यानी NH4Cl के मिश्रण का पृथक्करण यानी आपस में मिले मिश्रण हो गया, मिश्रण का पृथक्करण ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। और ऊर्ध्वपातन आप जानते ही हो, जब कोई ठोस बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ही किसमें बदल जाता है? गैस में, तो उसको ऊर्ध्वपातन विधि बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा किया जाता है। तो इसको भी हम क्रियाकलाप से ही समझाएंगे। किया जाता है, ये बंद प्रक्रम में होता है बच्चों, ये किस में होता है? बंद प्रक्रम में। ठीक है, तो सबसे पहले क्रियाकलाप में हम पहले आपको समझा देंगे कि होता क्या है। तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वो ठोस से सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं। ये एक चाइना डिश ले ली हमने, चीनी मिट्टी की प्याली। ओके, और इसमें वो मिश्रण डालते हैं। कौन सा मिश्रण? ये मिश्रण हो गया किसका? ये तो होगी चीनी मिट्टी की प्याली। चीनी मिट्टी की प्याली, जो टेंट के अंदर प्याली होती है, प्लेट होती है, वो चीनी मिट्टी की होती है कि प्याली, चाइना डिश जिसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये क्या ले लिया हमने? अमोनियम क्लोराइड व नमक का मिश्रण। अमोनियम क्लोराइड व नमक का मिश्रण। अमोनियम क्लोराइड व नमक का मिश्रण। ठीक है, और इसके ऊपर एक कीप को उल्टा करके रख दिया। यहाँ पे हमने एक जाली सी लगा रखी है। ठीक है, इसके ऊपर एक कीप को हमने उल्टा करके रख दिया। ये कीप हो गई, और इसको हमने उल्टा करके रख दिया। ठीक है, और यहाँ पे एक रुई का टुकड़ा लगा दिया। रुई से इसको अवरुद्ध कर दिया। ये क्या लगा दी? रुई का प्लग। ये क्या लगा दिया? रुई का प्लग, ताकि वो बाहर नहीं जा पाए जो वाष्पित पदार्थ है। ठीक है, ये हमने क्या लगा दिया? ये वो मिश्रण हो गया। ठीक है, अब होगा क्या कि इसको अपने बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। इसको किसकी सहायता से? बर्नर की सहायता से क्या करते हैं? गर्म करते हैं। इसको बर्नर की सहायता से क्या कर रहे हैं? गर्म। ठीक है, ये 3 स्टैंड हो गया। कौन सा स्टैंड हो गया? 3 स्टैंड। ठीक है,
ये धरातल पे रखा हुआ है। तो इसको हमने किसकी सहायता से गर्म कर दिया, ये बर्नर की सहायता से इसको क्या कर दिया, गर्म कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो होता क्या है, ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड की वाष्प बन जाती है। अमोनियम क्लोराइड की वाष्प, अमोनियम क्लोराइड की वाष्प, अमोनियम क्लोराइड की क्या बन गई, वाष्प। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड की वाष्प। ठीक है, ये थोड़ा जल्दबाजी में चित्र, ठीक है, तो आप इसको अच्छे से बना लेना। तो देखो, और यहाँ पे कौन सा, ठोसीकृत, ठोसीकृत यानी ठोस रूप में, ठोसीकृत अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, तो ये उड़ जाता है बच्चों, है ना, अमोनियम क्लोराइड। पहले इसकी भाप बन गई यानी वाष्प के रूप में, और फिर ऊपर जाकर के ये ठोस अवस्था में वापस आ गई। ठीक है, और इसको बाहर नहीं निकले इसके लिए रुई का क्या लगा रखा है, प्लग। ठीक है, तो देखो, उद्रव्यपातन प्रक्रिया द्वारा नमक तो नीचे प्याली में रह जाएगा, और जो अमोनियम क्लोराइड है वो ऊपर उठ जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अमोनियम क्लोराइड यानी नौसादर, यानी NH4Cl, इसका रासायनिक सूत्र होता है। को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधा ही गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को उद्रव्यपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उद्रव्यपातन कहते हैं, उद्रव्यपातन कहते हैं। तो कपूर, नेफ्थेलिन, एंथ्रासिन आदि ठोस पदार्थ उद्रव्यपातित हो जाते हैं। अन्य उदाहरण क्या है, कपूर हो गया, कपूर की गोली, कपूर, नेफ्थेलिन, एंथ्रासिन आदि ठोस पदार्थ उद्रव्यपातित हो जाते हैं। आदि ठोस पदार्थ क्या हो जाते हैं, उद्रव्यपातित हो जाते हैं, उद्रव्यपातित हो जाते हैं। ठीक है, तो नमक और अमोनियम क्लोराइड, इसमें मिश्रण के अंदर जो अवयव है उनकी प्रकृति के आधार पर विधि का पता लगता है। ठीक है, तो आपने देखा कि अमोनियम क्लोराइड तो उद्रव्यपातित पदार्थ है, ठोस पदार्थ है, तो गर्म करोगे ये उड़ जाएगा और नीचे प्याली में क्या रह जाएगा, नमक। तो इसको उद्रव्यपातन विधि द्वारा अपन अलग कर सकते हैं। उसके बाद में क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है। तो इसको भी हम क्रियाकलाप से ही समझेंगे। क्या काली स्याही में डाई
एक ही रंग है। तो क्रियाकलाप, एक छानक पत्र की एक पतली परत लेकर इसके निचले सिरे 3 सेमी पर पेंसिल से एक रेखा खींचते हैं। इसको क्रियाकलाप से देखते हैं। क्रियाकलाप, पहला पॉइंट क्या है कि एक छानक पत्र की एक पतली परत लेकर, एक छानक पत्र की एक पतली परत लेकर, एक पतली परत लेते हैं, इसके निचले सिरे से 3 सेमी ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींचते हैं। इसके निचले सिरे से 3 सेमी ऊपर, कितना सेमी? 3 सेमी ऊपर एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। उसके बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखकर इसे सूखने देते हैं। दूसरा क्या करना है, उसके बीच में, यानी रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली स्याही की एक बूंद रखकर इसे सूखने देते हैं। ठीक है। बिक्कर या परख नली में जल लेकर इस छानक पत्र को इस प्रकार रखें। तीसरा, बिक्कर या परख नली में जल लेकर, इस छानक पत्र को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर चित्र की भांति रहे। लेकर छानक पत्र को इस प्रकार चित्र की भांति रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे, ठीक ऊपर रहे। ठीक है। अब इसे शांत छोड़ दें। अब इसे शांत छोड़ दें। पांचवा, जल के ऊपर उठने पर यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। जल के ऊपर उठने पर यह डाई को भी अपने साथ ले लेता है, ठीक है। डाई को भी अपने साथ ले लेता है। तो देखो, एक प्रोसेस तो क्या करनी है अपने को, एक ये छानक पत्र यानी फिल्टर पेपर लिया हमने, इसके 3 सेमी नीचे से 3 सेमी भाग को छोड़कर एक लाइन खींची और इस पर एक काली स्याही की बूंद लगा दी। ठीक है, ये स्याही का निशान लगा दिया हमने, यहाँ पे लगा दिया मान लिया।
ये क्या लगा दिया, ये 3 सेमी रेखा, ये खींची गई रेखा, ठीक है। और ये काली शाही का निशान, काली शाही का निशान, ठीक है। ये हो गया ये पेंसिल से खींची गई रेखा, काली शाही का निशान। और ये क्या है, छानक पत्र। ये हो गया चित्र ए। अब क्या करना है, ये हमने मान लिया एक परख नली ले ली, टेस्ट ट्यूब। इस छानक पत्र को इसके अंदर प्रवेश करा दिया, ठीक है। छानक पत्र को इसके अंदर क्या करा दिया, प्रवेश। और जल केवल यहाँ पे है, जल की सतह से ऊपर रहना चाहिए। ये पानी है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर कांच की एक छड़ लगा दी, ये कांच की क्या लगा दी, एक छड़, कांच की छड़, ठीक है। और कागज की क्लिप ये लगा दी यहाँ पे, कागज की क्लिप, कागज की क्लिप, ताकि ये हिले डुले नहीं, ठीक है। ये हो गया जार लिया है हमने, जार, ठीक है। ये छानक पत्र है, छानक पत्र। और ये इसमें हो गया जल, और ये वो लाइन, और ये वो शाही का निशान, शाही का निशान। तो जैसे जैसे जल ऊपर उठेगा तो शाही को भी अपने साथ घोल लेगा, ठीक है। तो अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या, जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, जैसे जैसे जल ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर उठता है, तो क्या होता है। इसमें बोला है, तो छानक पत्र पर क्या देखा, और उठता है तो छानक, तो जल ऊपर उठते समय डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। तो जल डाई के कणों को भी, डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है, अपने साथ ले लेता है, ठीक है। यानी घोल लेगा अपने अंदर। क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आपने छानक पत्र के टुकड़े पर विभिन्न रंगों का अवलोकन किया? हाँ, छानक पत्र के टुकड़े पर 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण देखा गया। हाँ, छानक पत्र के टुकड़े पर 2 से अधिक रंगों का मिश्रण देखा गया। तो डाई में एक ही रंग नहीं होता, काफी रंग होते हैं। मिश्रण देखा गया, लेकिन बाहर से काले रंग की एक ही दिखाई देती है, देखा गया, ठीक है। तो आपके मतानुसार रंग के स्थान पर छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है। तो क्वेश्चन तीसरे का आंसर है रंग वाला घटक
जो जल में अधिक घुलनशील है, जो जल में अधिक घुलनशील है, अधिक घुलनशील है, यानी जो रंग जल में अधिक घुलनशील है वो तेजी से ऊपर उठता है, अधिक घुलनशील है वह तेजी से ऊपर उठता है। तो इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, ध्यान रखना, तेजी से ऊपर उठता है। तो देखो जैसे जैसे जल ऊपर उठता है, तो आपने छानक पत्र पर क्या देखा, जैसे जैसे जल ऊपर उठता है तो जल डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। तो क्या छानक पत्र पर के टुकड़े पर एक से अधिक रंगों का मिश्रण देखा गया? आपने अवलोकन किया तो क्या देखा? तो छानक पत्र के टुकड़े पर 2 से अधिक रंगों का मिश्रण देखा गया, यानी काले रंग की स्याही में 2 से अधिक रंग घुले हुए हैं। तो रंग वाले घटक, तो आपके अनुसार रंग के स्थान पर छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? छानक पत्र ऊपर की ओर उठने का क्या कारण है? रंग वाला घटक जो जल में अधिक घुलनशील है वो तेजी से ऊपर उठता है। ठीक है, तो यही छानक पत्र के ऊपर उठने का कारण है। उसके बाद देखो, मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इस विधि को क्या कहा जाता है? क्रोमेटोग्राफी। तो देखो, मिश्रण से घटकों को पृथक करने की, मिश्रण से घटकों को पृथक करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। यानी रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए जो विधि यूज की जाती है उसको क्रोमेटोग्राफी विधि कहते हैं, ठीक है। तो इस विधि का उपयोग सबसे पहले रंगों को पृथक करने में किया गया। इस विधि का उपयोग सर्वप्रथम रंगों को पृथक करने में किया गया। तो क्रोमा का अर्थ होता है रंग, और इस विधि में रंगों का पृथक्करण होता है, तो क्रोमेटोग्राफी इसका नाम पड़ा। रंगों को पृथक करने में किया गया, क्रोमा शब्द का क्या मतलब होता है? रंग, और क्रोमेटोग्राफी का मतलब रंगों को पृथक करना। क्रोमेटोग्राफी का मतलब टोटल का क्या हो गया? रंगों का पृथक्करण। ठीक है, तो इसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। इसका सिद्धांत, इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इस विधि का उपयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में किया जाता है, जो एक ही प्रकार के, यानी डाई क्या है? रंग और जल का मिश्रण होता है डाई, जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों, एक ही प्रकार के विलायक में घुले हों,
तो इस विधि को क्या कहते हैं? क्रोमेटोग्राफी। तो रंगों का पृथक्करण क्रोमेटोग्राफी। क्रोमा का अर्थ क्या होता है? रंग, और क्रोमेटोग्राफी का मतलब रंगों को पृथक करना। अब इसके अनुप्रयोग देख लो कहाँ कहाँ पे वो यूज होती है ये। तो एक तो आप जानते ही हो अच्छे से, क्या कि डाई में रंगों को पृथक करने में, डाई में रंगों को पृथक करने में, पृथक करने में, और दूसरा किसमें? दूसरा प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। पिगमेंट रंग प्रदान करने वाला अवयव होता है। प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में। पिगमेंट क्या होता है? रंग प्रदान करने वाला अवयव। पिगमेंट को पृथक करने में, पृथक करने में। और तीसरी चीज है, जैसे हमारे शरीर में भी पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण हमारा जो रंग है वो काला और गोरा होता है। ठीक है। तो रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में, रक्त से जो ब्लड डोनेट करते हैं उसमें नशीले पदार्थ होते हैं, अल्कोहल वगैरह, उनको पृथक करने में। रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में, नशीले पदार्थों को पृथक करने में, पृथक करने में। तो आज आपको हमने 3 विधियां बता दी, क्रोमेटोग्राफी और उद्रव्यपातन और एक और की पृथक्करण विधि। ठीक है। तो इजी सी विधियां हैं। पहले आपको देखना पड़ेगा विलेय और विलाय किस प्रकार के हैं और उसके लिए सूटेबल विधि कौन सी है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अच्छे से लाइन टू लाइन इसको पढ़ेंगे। थैंक्स।